हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 9 के और चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, जो कि फिजिक्स का है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को, जो कि है पेज नंबर 158 का। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। यानी नीचे आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, आपको उसके आंसर बताने हैं। रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। यानी आपको रीजन देना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप एक्सप्लेन करेंगे कि वर्क मतलब काम या कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिसका ए क्वेश्चन क्या है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पाउंड। यानी सुमा क्या कर रही है, सुमा एक तालाब में तैर रही है। तो वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये बताना है। सुमा इज डूइंग वर्क। यस, सुमा क्या कर रही है, वर्क कर रही है, काम खुद कर रही है। दिस इज बिकॉज सुमा इज मूविंग हरसेल्फ इन अ वाटर ऑफ स्विमिंग पाउंड बाय अप्लाइंग फोर्स। सुमा ये काम कर रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, बिकॉज क्या, उसका मतलब ये है कि जो सुमा है, सुमा हरसेल्फ अपने आप क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है और अपने आप फोर्स को अप्लाई कर रही है। तो जब वो अपने आप फोर्स को अप्लाई कर रही है तो उसका मतलब क्या है, वर्क हो रहा है। सुमा ने उसमें फोर्स लगाया तो सुमा आगे की डायरेक्शन में क्या हुई, मूव हुई, आगे की डायरेक्शन में गई। सुमा ने पानी को पीछे की तरफ मूव किया और पानी ने सुमा को आगे की तरफ मूव किया। तो जो फोर्स सुमा के ऊपर अप्लाइड होगा उसी डायरेक्शन में सुमा आगे बढ़ गई। तो आंसर यही होगा कि सुमा क्या कर रही है, डूइंग वर्क, यानी काम कर रही है। ओके, अब इसका सेकंड क्या है। सेकंड में पूछा गया है, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है, यानी लोड उठा रखा है। तो वो वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये बताना है। अ डंकी इज नॉट डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। दिस इज बिकॉज इट इज कैरिंग लोड एट राइट एंगल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अ डंकी हाउएवर डज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। मतलब गधा जो है, गधे ने फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहा है। जो गधे के बैक के ऊपर जो लोड रखा है, उस लोड को अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, यानी उस लोड के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। लेकिन डोंकी उस लोड को अपने ऊपर लेकर आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि जब फोर्स और डिस्प्लेस राइट एंगल बनाते हैं, जैसे एक बताती हूँ मैं, जैसे जो डोंकी है वो क्या कर रहा है, उसका जो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहा है वो फोर्स, तो डोंकी के ऊपर लोड रखा है, उस लोड को अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है, अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है। और जो डोंकी है, जो गधा है, वो उसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ खींच रहा है। तो आगे की तरफ खींच रहा है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें एक रीज़न ये भी हो जाएगा कि जब फोर्स और डिस्प्लेस राइट एंगल बनाते हैं, जैसे डोंकी का लोड अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है और डोंकी उसे आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, और क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल बनने में वर्क 0 होता है, तो इसलिए इसमें वर्क नहीं हो रहा है। ओके, अब है इसका सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन में पूछा गया है, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। मतलब एक विंड मिल कुएं से पानी उठा रही है, तो क्या वो वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आंसर है, अ विंड मिल इज डूइंग वर्क। दिस इज बिकॉज इट इज लिफ्टिंग अप वाटर फ्रॉम द वेल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। विंड मिल वर्क कर रहा है, यानी यस, इसका आंसर यस है। विंड मिल पानी को ऊपर की तरफ निकाल रहा है और अर्थ हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, तो ग्रेविटेशनल पानी को नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, लेकिन विंड मिल पानी को ऊपर ले जा रहा है और ग्रेविटेशनल पानी को नीचे ले जा रहा है, यानी दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, इसलिए वर्क हो रहा है। यानी इसका आंसर क्या है, यस। ओके, अब है डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन में पूछा गया है, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। एक हरे पौधे में, एक ग्रीन पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है, आपको ये बताना है।
तो आंसर क्या है? अ ग्रीन प्लांट डज नॉट वर्क ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. दिस इज बिकॉज इन दिस केस बोथ द फोर्स एज वेल एज डिस्टेंस मूव्ड आर जीरो. इसमें वर्क नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स पे आ रही है, यानी पत्तों पे आ रही है. तो लीव्स डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा है? वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो अपनी जगह पर ही है. इसीलिए जब वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा. तो जब वर्क डन नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नो होगा, यानी वो कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है. ओके, अब इसका ई क्वेश्चन क्या है? ई क्वेश्चन में पूछा गया है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन. एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है. तो क्या इसमें वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है? एन इंजन डज नॉट वर्क इन पुलिंग अ ट्रेन. दिस इज बिकॉज एन इंजन अप्लाई फोर्स ड्यू टू विच द ट्रेन मूव्स. एक इंजन ट्रेन को खींचने में काम नहीं करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक इंजन ने फोर्स लगाया जिसके कारण ट्रेन चलती है. तो वर्क डन तो हुआ ही नहीं. तो इसका आंसर क्या है? नो. ओके, एफ क्वेश्चन क्या है? एफ क्वेश्चन में पूछा गया है फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन. अनाज के दाने सूर्य की धूप में सुखा रहे हैं. तो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें ये बताना है. आंसर क्या है? No, work is done when food grain are dried in the sun. This is because no motion take place in the presence of solar energy. जैसे गेहूं है, गेहूं को हम सूरज के में सुखाते हैं. तो जब सूरज में हम उसे सुखाते हैं तो क्या गेहूं के दाने चलने लग जाते हैं? नहीं, वो जहाँ पर है वो वहीं पर तो रहते हैं. तो वह गेहूं तो कोई काम करता ही नहीं है. तो जब वो कोई काम कर ही नहीं रहा है तो वर्क डन भी कैसे होगा? क्योंकि सोलर एनर्जी की जो प्रोसेस हो रही है तो गेहूं तो अपनी जगह में ही रह रहा है, वो तो चल ही नहीं रहा. तो इसीलिए यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है. ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जी क्वेश्चन. इसमें पूछा गया है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी. एक सेल बोट विंड एनर्जी के कारण मूव हो रही है. तो ये वर्क डन कर रही है या नहीं कर रही है, आपको ये बताना है. आंसर है वर्क इज डन व्हेन सेल बोट मूव्स. दिस इज बिकॉज विंड इज अप्लाइंग फोर्स विच प्रोड्यूस मोशन इन द सेल बोट. यहाँ वर्क डन हो रहा है. एक सेल बोट विंड एनर्जी के कारण मूव करती है. जब विंड सेल बोट पे पड़ती है तो एक फोर्स अप्लाई करती है और इसी फोर्स से के इन्फ्लुएंस में क्या होता है? जो बोट है वो डिस्प्लेस हो जाती है, इसीलिए वर्क डन हो रहा है. ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड falls back to the ground. The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? मतलब एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. सपोज हमें एक बॉल को ले लिया. हमने बॉल को एक जगह से दूसरे जगह पर थ्रो किया. तो थ्रो होने के बाद बॉल एक कर्व पाथ बना के ग्राउंड पे आ गई. और ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है बॉल की और ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि किस तरह का वर्क डन हो रहा है. तो आंसर देखते हैं. आंसर है since the initial and final points of the path of an object thrown at an angle to the ground lie on the same horizontal line, the displacement of the object is only the horizontal direction. Since there is no net displacement of the object in the vertical direction, therefore no work is done by the force of gravity on the object. अब यहाँ पे एक पिक्चर से बताती हूँ मैं. जैसे सपोज मैंने क्या बोला था कि एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट हमने क्या मान लिया? एक बॉल मान लिया. सपोज ये एक बॉल है. अब इस बॉल को थ्रो किया जाता है. तो जब ये थ्रो करके जाती है तो ये यहाँ पे एक ग्राउंड पे गिरती है. तो जब ये ग्राउंड पे गिरती है तो ये जो लाइन जो बन रही है ये क्या बन रही है? ये कर्व्ड पाथ बन रही है. क्या बन रही है? कर्व्ड पाथ बन रही है. कर्व्ड पाथ बन रही है. और यहाँ पे ये क्या है? एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है. यही है. ये बॉल सीधा कहाँ गई? यहाँ से थ्रो किया और कहाँ पे गई? ग्राउंड में गई. जब वो ग्राउंड में गई तो वो क्या बनी? कर्व्ड पाथ बनी. तो इसमें ये बताना है कि वो वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो क्या है इसका? इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट
ने हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट का मतलब है कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ऑब्जेक्ट बॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके गिरा, तो थ्रो होने के बाद बॉल क्या करी, एक कर्व पाथ बनाया, लेकिन फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, वर्टिकल फोर्स लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटी ने ऑब्जेक्ट से कोई वर्क डन नहीं लिया। ग्रेविटी फोर्स तो लगा रही है नीचे की तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे हुआ है, तो वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन तब होता जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता, वर्टिकल होता। तो ये था इसका आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एक बैटरी है जो बल्ब में लाइट देती है, यानी जो बैटरी है उसमें वायर वूयर लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है, तो बल्ब में क्या आती है, लाइट आती है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी पूछी जा रही है कि क्या क्या एनर्जी लग रही है। तो आंसर है, अ बैटरी कंटेन्स केमिकल एंड सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो अ बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन एन electric bulb, the electrical energy is first converted into heat energy. This heat energy causes the filament of bulb to become while hot and produce light energy. So the energy changes involved when a battery light up a bulb are. मतलब बैटरी केमिकल की बनी हुई होती है, तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी होगी। बेसिकली बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं। केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी चेंज हुई हीट एनर्जी में, मतलब बल्ब के अंदर गई और बल्ब में लाइट आई, जिसके कारण क्या हो गया, बल्ब जल गया। तो ये सारी की सारी ये प्रोसेस है। जैसे कि ये है, आप इसमें देखो क्या बताया था मैंने कि बैटरी क्या है, केमिकल की बनी है। बैटरी किसकी बनी है, केमिकल की बनी है, तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी होगी। बेसिकली बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है। केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो किस में चेंज हुई, वो चेंज हुई हीट एनर्जी में। अब जब वो हीट एनर्जी में चेंज हुई, तो हीट एनर्जी में मतलब बल्ब के अंदर आई, और बल्ब में क्या आई, बल्ब में लाइट एनर्जी आई। तो ये है सारी की सारी एनर्जी, यानी उसकी प्रोसेस। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास changes its velocity from 5 mil per second to 2 mil per second. Calculate the work done by the force. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg दिया गया है, और उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। कितनी चेंज हो गई है, 5 मील पर सेकेंड से 2 मील पर सेकेंड चेंज हो गई है। तो पूछा गया है कि वर्क डन बाय द फोर्स, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मील पर सेकेंड टू 2 मील पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमें मास दे रखा है, गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन दे रखा है, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हमें पहले निकालना पड़ेगा। और वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी हमको पता है, क्या है, वर्क डन जो होता है, जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर जब हम इसको आंसर निकालेंगे, यानी वर्क डन निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यानी इन दोनों को हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये वर्क डन के बराबर हो जाएगी, दोनों को हम माइनस कर देंगे, और जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगा,
आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हमने क्या बोला है, यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है, मास कितना दिया है 20 kg। वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी पहले दी गई थी 5 मील पर सेकेंड। तो और हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 mv²। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, तो और जो फॉर्मूला पुट करके और नंबर लिखेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 250 जूल। अब जब हमारा आंसर 250 जूल आ गया, ये तो हमारा किस में हुआ, फर्स्ट केस में हुआ। अभी हमारा सेकंड केस भी तो है। सेकंड केस वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है 2 मील पर सेकंड हो रही है, क्योंकि फर्स्ट केस में कितनी थी, फर्स्ट केस में तो 5 मील पर सेकंड थी। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारी चेंज हो रही है। तो अब हम इसको देखेंगे, मास कितना है हमारा 20 kg, वेलोसिटी कितनी है 2 मील पर सेकेंड। फिर से हम फॉर्मूला वही पुट करेंगे, फिर सारे नंबर को ऐड करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 40 जूल, यानी 40 जूल आया हमारा। अब जब 40 जूल आया तो मैंने पहले क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। तो हमने पहले वाले में आंसर कितना था हमारा 250 था, सेकंड केस में हमारा आंसर कितना था 40 था। तो 250 को 40 से माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आया 210, यानी तो हमारा आंसर क्या आया 210 जूल। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, a mass of 10 kg is at point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. 10 किलो का मास का A पॉइंट पर रखा है, इसे पॉइंट B तक लाया गया। यदि A तथा B को मिलाने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्क डन पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखिए, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0. दिस इज बिकॉज द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ अ बॉडी since W equal to mgh, h equal to 0, therefore work done is also 0. ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क 0 होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना भी लग जाए वो वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स है वर्टिकल और डिस्प्लेसमेंट है 0। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा ही नहीं। तो ये दे क्वेश्चन आंसर किसके, वर्क एंड एनर्जी के। तो ये अभी पार्ट 1 सीरीज़ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा है, तो इसको पार्ट वाइज बनाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अभी इसकी सेकंड पार्ट भी आएगी। तो थैंक यू।